बनेगी कार्नोट साइकिल। कार्नोट का आदर्श इंजन या फिर कार्नोट इंजन। कार्नोट का आदर्श इंजन ऊष्मा इंजन यह वह यंत्र है जो ऊष्मा को सतत रूप से यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करता रहता है। मतलब जो कि कंटिन्यूसली हमें क्या करता है, देखो हमने एक सिस्टम की बात की थी, आप लोगों को याद हो तो फर्स्ट लॉ के अंदर हमने एक बात कही थी कि ऐसा कोई भी तंत्र नहीं बनाया जा सकता है जो कि क्या हो कंटिन्यूसली हमें वर्क देता रहे, है ना। तो उसी की बात चल रही है यहाँ पे कि ऐसा क्या किया है, ऊष्मा को सतत रूप से यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करता है। ऐसे इंजन को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा इंजन बोलते हैं। द्वारा किए गए कार्य तथा इस कार्य को करने में व्यय की गई ऊर्जा के अनुपात को इंजन की दक्षता कहते हैं। तो क्या है कि एक ऊष्मा इंजन क्या है, एक ऐसा इंजन है जो कंटिन्यूसली काम करता रह रहा है, कंटिन्यूसली हमें ऊर्जा दे रहा है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ऊष्मा दी जा रही है वो और जो कार्य कर रहे हैं ना, ऊष्मा देने और कार्य जो हो रहा है इंजन में, उनका जो अनुपात है इंजन की क्या कहलाती है, दक्षता कहलाती है। कि भाई हाँ इतनी ऊर्जा दी गई थी और इतना हमें आउटपुट मिल गया है, तो वो इंजन की क्या कहलाती है, दक्षता कहलाती है। विभिन्न ऊष्मा इंजनों की यह दक्षताएं ज्ञात की गई, तब यह पता चला कि ये काफी कम होती है। देखो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि कोई भी अधिकतम दक्षता जो है वो 55% किसी भी इंजन की पाई गई है। मतलब ये कि अगर आप 100% हीट दोगे तो आपको 55% ही आउटपुट मैक्सिमम अभी तक मिला है। उसके बाद सन 1824 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक सॉडी ने किया था एक एक्सपेरिमेंट। उन्होंने सिद्ध किया कि आदर्श अवस्थाओं में भी, मतलब अगर आप सारी चीजें एकदम आइडियल कंडीशंस रखो तब भी ऊष्मा का एक निश्चित प्रतिशत ही कार्य में परिवर्तित हो पाता है। वास्तविक ऊष्मा इंजन पूर्ण उत्क्रमणीय नहीं होता है क्योंकि घर्षण, चालन, विकिरण आदि से ऊष्मा पूर्णतः रोक पाना असंभव हो जाता है। देखो क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि देखो हम हमेशा क्या चाहते हैं, पूर्णतः एफिशिएंसी चाहते हैं। मतलब ये कि जो भी हम करें, हमारी जिंदगी जितनी भी गुजरे वो क्या होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। एकदम हम जितना खा रहे हैं, जितना हम हमारी हर एक जो सेकंड है हमारा, हम चाहते हैं कि हम उसे क्या करें, यूटिलाइज करें, हम उसे पूरी तरह से उपयोग में ले। लेकिन क्या हम अपनी जिंदगी में ये चीजें अप्लाई कर पाते हैं? देखो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा होता है कि आप इन चीजों को अप्लाई नहीं कर पाते, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस तो हो ही जाता है। वेदर आप फ्रेंड्स के साथ चले जाओ वो हो जाओ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं वो इंसान हूँ जो अपने एक एक सेकंड का एकदम क्या करता है, सही यूज करता है। आप वो नहीं बन सकते। तो वैसे ही इंजन की बात है, इंजन को हमने ऊष्मा दे दी है ना, हमारे पास इंजन है। देखो क्या है, ये हमारा इंजन है ना, ऐसा बोल बना दूँ, ये इंजन है, इसको हमने क्या दे दी, ऊष्मा दे दी, ठीक है। तो देखो हम हमेशा ये चाहेंगे कि जितनी ऊष्मा दी है 100% अगर मैंने ऊष्मा दी है तो मुझे ये जो इंजन काम कर रहा है, काम में कितना मिले, मुझे 100% काम मिले, 100% वर्क मुझे मिल जाए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कभी भी ऐसा कोई इंजन बना ही नहीं है कि 100% ऊष्मा लेने के बाद वो 100% काम कर देगा। मतलब जो मैक्सिमम कार्य है वो हमें कितना मिला है, किसी भी इंजन का 55% ही मिला है। मैक्सिमम वर्क जो हमें मिला है वो किसी भी इंजन का वो कितना मिला है, 55% ही मिला है। इसके लिए इन्होंने कार्नोट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि भाई सारी कंडीशन सिस्टम को आइडियल दे दी, आइडियल सिस्टम इस कंडीशंस दे दी कि हाँ भाई इसके बाद हमें 100% एफिशिएंसी क्या है, मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ कि रियलिटी में ऐसा हो नहीं पाया। हमें रियलिटी में कभी भी ऐसा कोई इंजन या कोई भी सिस्टम नहीं मिलता है जो कि 100% आउटपुट देता हो। और मैक्सिमम आउटपुट कितना मिला है हमें आज तक का, 55% मिला है। और इंजन की दक्षता हमने किसने कहा, किसे कहा, देखना जितनी ऊष्मा हमने दी है उसके रिस्पेक्ट में जितना काम हुआ है उनके अनुपात को। देखो इंजन की दक्षता को नीटा से दर्शाते हैं, हमें अच्छे से पढ़ेंगे हम, नीटा से दर्शाते हैं। और दूसरा ये कि ये दक्षता होती क्या है, जितना आउटपुट हुआ है W और Q जो ऊष्मा से दी गई है उनका जो अनुपात है, क्योंकि जितनी दी गई है और उतनी कितना हो पा रहा है उनका अनुपात, उसी को हम क्या बोल देते हैं, दक्षता हम कह देते हैं, है ना। उसके बाद हम बढ़ते हैं, देखो आगे सबसे तो कार्नोट आदर्श इंजन, कार्नोट ने एक आदर्श इंजन बनाया है ना। और उस आदर्श इंजन के बारे में उन्होंने निम्न आवश्यकताएं बताई, निम्न नीड बताई कि हाँ भैया आप ऐसा वो करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक आदर्श इंजन मिल जाएगा। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि भाई एक स्रोत ले लिया है ना, इन्होंने क्या कर दिया, एक स्रोत ले लिया है ना, एक स्रोत ले लिया। उसके बाद ना सोर्स जिसे कहते हैं, तो
पर एक उष्मा स्रोत होना चाहिए जिसे कार्यकारी पदार्थ उष्मा ले सके। मतलब हमारे पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जो परमानेंटली क्या करता हो, हमारा जो रिएक्टेंट है उसे क्या कर रहा हो, परमानेंटली रूप से ऊर्जा देता रहे। ऐसा हमारे पास क्या होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए। स्रोत की उष्माधारिता अत्यंत होनी चाहिए ताकि उष्माधारिता देखो क्या होता है, हीट को रखने की क्षमता, हीट को अपने अंदर संभाल कर रखने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, उष्माधारिता कहते हैं। तो मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो भी सिस्टम हो हमारा, उसकी क्या होनी चाहिए, उष्माधारिता जो है, हीट कैपेसिटी जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, अच्छी खासी होनी चाहिए, अत्यंत होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए। मतलब कितनी भी डाल दो उसकी कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए कि ताकि वो कितनी भी उष्मा लेकर भी उसका तापमान नियत बना रहे। ये हमारा सोर्स है ना। उसके बाद हम बात करते हैं वर्किंग सब्सटेंस, कार्यकारी पदार्थ की बात करते हैं। तो एक कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस को एक सिलेंडर में लेते हैं। सिलेंडर की दीवारें कुचालक तथा तल सुचालक पदार्थ से बना होता है। सिलेंडर को में एक पिस्टन लगा होता है जो कुचालक पदार्थ का बना होता है और इसकी गति क्या रहती है, घर्षणशील रहती है। मतलब हम जिस भी सबस्ट्रेट को हम क्या कर रहे हैं कि सब्सटेंस को, हमारा जो पदार्थ है उसे हम जिस कंटेनर में डाल रहे हैं उसके ऊपर घूर ले करेंगे। उसके बाद बात करते हैं स्टैंड होना चाहिए। यह पूर्णतः कुचालक प्लेटफॉर्म होता है जो सिलेंडर के लिए स्टैंड का काम करता है। सिंक होना चाहिए, किसी निम्न ताप T2 के पर एक सिंक होना चाहिए जिसको कार्यकारी पदार्थ शेष उष्मा दे सके। इसकी उष्माधारिता भी अनंत होती है ताकि उष्मा ग्रहण करने के बाद भी इसका तापमान नियंत्रण रहे। देखो क्या दे रखा है, क्या समझा रही हूँ आप लोगों को। देखो हमारे पास सबसे पहली चीज जो उन्होंने बोली वो बोली कि एक सोर्स होना चाहिए, एक स्रोत होना चाहिए। ये सोर्स क्या होता है, हमें क्यू उष्मा देने के काम आता है। ये क्या करता है, क्यू उष्मा देता है, क्यू उष्मा देता है। ये हमारा कार्यकारी पदार्थ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कार्यकारी पदार्थ जो रहता है उसको एक सिलेंडर में भरा जाता है। इसके बाद ये पिस्टन लगा रहता है जो मूवेबल है, ऊपर नीचे ये आराम से हो सकता है ताकि वॉल्यूम को, आयतन को बढ़ाया या घटाया जा सके। इसके बाद एक स्टैंड है जो पूरी तरीके से कुचालक है। ये कुचालक दीवारें हैं इसके चारों तरफ, तो ये पूरी तरह से कुचालक है, कंडक्टर नहीं है। इसको इसके ऊपर रखा जाता है ना। उसके बाद हमने एक सिंक लिया है जो कि क्या करता है, जिसकी उष्माधारिता अत्यंत होती है, वो कितनी भी उष्मा को ले सकता है ना। तो देखो क्या होगा अब इसके अंदर कि जब आप बात कर रहे हो इन चीजों की, तो सोर्स है, सोर्स उष्मा देने का काम करेगा। सोर्स हमें क्या करेगा, उष्मा देने का काम करेगा। तो सोर्स जो है वो Q उष्मा को Q1 मान लेते हैं। Q1 उष्मा को क्या करेगा, इस कार्यकारी पदार्थ को दे देगा। कार्यकारी पदार्थ में क्या होगा, आयतन में बढ़ जाएगा, आयतन या तो या कम हो जाएगा, है ना। कुछ भी हो सकता है, उष्मा लेने के बाद आयतन बढ़ेगा या घटेगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, कार्यकारी पदार्थ के अंदर क्या होने लग जाएगा, कार्य होने लग जाएगा, है ना। और कार्य हो जाने के बाद मैंने कहा कि जब भी आप उष्मा दे रहे हो, Q अगर उष्मा दे रहे हो 100% Q अपन आप दे रहे हो तो 100% W आपको कभी नहीं मिलेगा। मतलब कुछ अमाउंट में ऊर्जा कहीं और चली जाएगी, तो वो कहीं और जा रही है। वो कहाँ जा रही है, वो कहीं और जाने वाली उष्मा कहाँ जा रही है, सिंक पर जा रही है। सिंक पर कितनी उष्मा चली गई है, Q2 उष्मा हमारे पास सिंक को जा चुकी है। इसका मतलब जो Q1 है वो हमारे दो तरीकों के काम में आ गया। एक तो कार्य करने के काम में आ गया, है ना, एक तो कार्य करने के काम में आ गया हमारे पास जो Q1 था वो, और दूसरा हमारे पास इस सिंक को उष्मा देने के काम में आ गया, है ना। तो Q1 मैं लिख सकती हूँ, Q1 जो है मेरे पास वो हो जाएगा W प्लस Q2 के बराबर मुझे मिल गया। मतलब जो Q1 है वो मेरे पास W प्लस Q2 के बराबर मुझे मिल गया, है ना। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं कि भाई कॉर्नोट इंजन ऐसे काम करता है। कॉर्नोट इंजन के चार पोर्शंस है, स्रोत है, कार्यकारी पदार्थ है, पिस्टन है, सिलेंडर है, उसके बाद सिंक है ना। तो अब देखो क्या हो रहा है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये तो आपका एक एपरेटस हो गया कॉर्नोट का, कॉर्नोट ने क्या एपरेटस लिया। अब देखो ये जो कार्यकारी पदार्थ है, देखो इसके अंदर अगर मैं पिस्टन को दबा दूं, है ना, माना कि मैंने इसका तापमान नियत कर दिया, तापमान नियत कर दिया तो ये आइसोथर्मल समतापीय प्रक्रम हो गया। तो समतापीय प्रक्रम में प्रसार हो सकता है और संपीड़न हो सकता है। तो एक बार प्रसार करेंगे, एक बार संपीड़न करेंगे, है ना। उसके बाद दूसरा किया कि मैं इसको Q उष्मा ना दूं, Q1 उष्मा दे दी, उसके बाद और उष्मा ना दूं, Q1 उष्मा ना दूं, ठीक है ना, कांस्टेंट रखूं Q1 उष्मा को, तो क्या होने लग जाएगा, देखो Q1 उष्मा को अगर मैंने कांस्टेंट रख दिया तब भी संपीड़न
और प्रसार तो हो ही रहा है, मतलब एक्सपेंशन ऑफ और कंबशन तो हो ही रहा है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इस तरीके से इसके अंदर 4 प्रोसेसेस हो सकते हैं, है ना, 4 प्रोसेसेस हो सकते हैं। तो उनके लिए इन्होंने एक ग्राफ बनाया है ना, कि कौन कौन से 4 प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो देखो सबसे पहला जो इसके अंदर Q ऊष्मा देने पर सबसे पहला जो कार्य होगा वो हमारे पास क्या होगा, देखना। सबसे पहले Q1 ऊष्मा दी जाएगी। Q1 ऊष्मा देने के बाद प्रसार होने लग जाएगा, समतापीय है, तापमान को कांस्टेंट रख दिया है। तो पहला जो है वो हमारे पास हो जाएगा समतापीय प्रसार, ठीक है। दूसरा आपके पास हो जाएगा समतापीय प्रक्रम हो गया, मतलब समतापीय प्रसार हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट रह गया और वॉल्यूम बढ़ गई, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं रुद्रोष्म प्रसार। देखो सीक्वेंस ध्यान रखना है इसकी, सबसे पहले समतापीय प्रसार, दूसरा रुद्रोष्म प्रसार, तीसरा समतापीय संपीड़न, मतलब समतापीय एक्सपेंशन और समतापीय संपीड़न, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा समतापीय संपीड़न, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चौथा रुद्रोष्म संपीड़न, समझे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो रहा है, 4 प्रोसेस हो रहे हैं। प्रसार का मतलब होता है आयतन का बढ़ना, मतलब जो पहले वाला आयतन है उससे V1 से V2 आयतन में इंक्रीज हो गया, प्रसार हो रहा है तो V2 से V3 आयतन में इंक्रीज हो गया। संपीड़न का मतलब है V3 से V4 आयतन में क्या हो गया, वापस से हमारे पास संपीड़न हो गया, कम हो गया, मतलब V4 इससे कम है, ये ज्यादा ये कम है। फिर V4 से V1 हम रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं तो V4 हमारे पास वापस से संपीड़न हो गया, है ना। अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्या हो रहा है। ग्राफ बनाती हूँ मैं, देखो हम लोग इस स्लाइड पे आप लोग देख सकते हो। देखो सबसे पहले ये इस पॉइंट से शुरू हुआ था, A से, है ना। A पे तापमान T है, T1 तापमान है ना, T1 तापमान है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो T1 तापमान दे देने के बाद इसका जो ताप है वो कुछ होगा, मतलब दाब है वो V1 हो गया, आयतन है वो V1 हो गया, है ना, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये यहाँ से क्या हो गया, समतापी प्रसार किया है, प्रसार बढ़ने पे आयतन बढ़ जाएगा, दाब कम हो जाएगा, आयतन बढ़ता गया, दाब कम होता गया, है ना। तो फिर नया तापमान मिल गया। इस ग्राफ को हम अच्छे से समझते हैं, देखो क्या बना रही हूँ मैं। देखो ये हमारा कॉर्नर टेबल है ना। हमने शुरुआत कहाँ से की है, यहाँ से पॉइंट ए से मैंने शुरुआत की है ना। पॉइंट ए पर तापमान जो है वो मैंने कितना रखा है, देखो पॉइंट ए पर तापमान मैंने रख दिया T1, है ना।
प्रेशर होगा P1 और उसके बाद आयतन हो जाएगा यहाँ पे कुछ, तो V1 आयतन मैंने इसका कर दिया है ना। अब ये V1 आयतन के बाद मैंने क्या किया, समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम के बारे में आप जानते हो कि तापमान क्या है, वो अपरिवर्तित होता है। तापमान अपरिवर्तित है मतलब अगर इसका तापमान T1 है तो इसका तापमान भी T1 मैंने ले लिया, लेकिन इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये हमारे पास क्या हो रहा है, देखो पहला जो प्रोसेस है वो हो रहा है हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन, समतापीय प्रसार। ठीक है, प्रसार हो रहा है मतलब आयतन यहाँ से लेके यहाँ तक V1 से आयतन V2 में परिवर्तित हो रहा है, तो नया आयतन हो गया मेरे पास V2। ठीक है ना। प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर पहले P1 था, प्रेशर यहाँ से लेके यहाँ थे, प्रेशर भी हमारे पास कम हो गया, मतलब P2 हमारे पास नया प्रेशर हो गया। मतलब इस पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो T1 V2 P2 मुझे मिल गए, और इस पॉइंट की बात करूँ तो T1 P2 V1 मुझे मिल गए, है ना। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने पर मैंने तापमान को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। मतलब पहले तापमान T1 था, अब नया तापमान आ जाएगा, इस सिस्टम का तापमान हो जाएगा T2 तापमान आ गया, है ना। और ये कौन सा मैंने कर दिया, ये जो प्रोसेस है वो मेरे पास हो जाएगा, देखो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा मेरे पास, देखो ये जो है ये मेरे पास हो गया, सेकंड है, ये हो गया एडियाबेटिक एक्सपेंशन मतलब रुद्रोष्म प्रसार, ये हो गया एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। वॉल्यूम जो है वो यहाँ से लेके यहाँ बढ़ रही है, मतलब पहले वॉल्यूम ये थी, अब नई वॉल्यूम ये हो गई, तो वॉल्यूम भी हो गया मेरे पास V3, है ना। उसके बाद बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाने पर अगर मैं बात करूँ तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है, पहले यहाँ था अब यहाँ हो गया, तो प्रेशर भी हो गया मेरे पास P3। ठीक है ना। फिर यहाँ से मैं यहाँ जा रही हूँ, फिर यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो वॉल्यूम पहले ज्यादा था, देखो ज्यादा वॉल्यूम है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, तीसरा प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है ना। ये एक्सपेंशन था, वॉल्यूम बढ़ रही थी, अब वॉल्यूम कम होना शुरू हो गई है, तो ये हो जाएगा मेरे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन मतलब पहले वॉल्यूम ज्यादा था, अब वॉल्यूम कम हो जाएगा, और आइसोथर्मल है मतलब तापमान क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक तापमान परिवर्तित नहीं होगा, मतलब तापमान T2 ही रहेगा। ठीक है। इसके बाद कंप्रेशन है तो नया आयतन हो जाएगा V4, प्रेशर P3 से चेंज होके कुछ नया प्रेशर मिल गया है तो P4 कंडीशन हमें ये मिल जाएगी। उसके बाद ये जो फोर्थ है वो हमारे पास क्या है, ये जो है ये हमारे पास है एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है ना। वो एक्सपेंशन था, वॉल्यूम बढ़ रही थी, यहाँ वॉल्यूम क्या है, पहले ज्यादा थी, ज्यादा से कम हो रही है ना वॉल्यूम, तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास एडियाबेटिक कंप्रेशन मतलब रुद्रोष्म संपीड़न। ठीक है ना। वॉल्यूम कम हो गई, तापमान जो है एडियाबेटिक है मतलब तापमान परिवर्तित होगा, T2 से वापस T1 हो गया, और वॉल्यूम V1 से लेके V4 से V1 हो गया, प्रेशर V4 से T1 हमारे पास दोबारा हो गया। मतलब क्या हो गया, पूरा प्रोसेस हमारे पास, पूरा प्रोसेस जो है वो हमारे पास साइक्लिक हो गया, चक्रीय प्रक्रम हो गया। और चक्रीय प्रक्रम के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आपको मैंने स्टेट फंक्शन पढ़ाए थे, एक तो मैंने आपको स्टेट फंक्शन पढ़ाया था, और मैंने आपको बताया था कि स्टेट फंक्शन पढ़ाए थे, और मैंने आपको पाथ फंक्शन पढ़ाए थे। ठीक है ना। अगर आपको अच्छे से याद हो तो देखो मैंने आपको पथ फलन जिन्हें बोला था, पाथ फंक्शन जिन्हें मैंने बोला था वो कौन से थे, ऐसे फंक्शन, ऐसे फलन जो कि क्या करते हैं, इस पथ पर निर्भर करते हैं, उन्हें तो हमने पथ फंक्शन कहा था। ये कौन से थे हमारे पास, Q और W थे, है ना। और दूसरी मैंने बात की थी स्टेट फंक्शन की, अवस्था फलन, जो कि क्या थे, रिएक्टेंट की मतलब अभिकारक की और उत्पाद की क्या थी, अभिक्रिया के अवस्था पर निर्भर करते थे। मतलब ये कि देखो ये यहाँ से शुरू हुआ, घूम फिर के वापस यही लौट गया, तो मतलब स्टेट फंक्शन क्या हो गए, स्टेट फंक्शन जितना था उतना के उतना ही रहेगा। मतलब स्टेट फंक्शन जो थे वो अवस्था पर निर्भर है, जहां पर माना कि यहाँ पर कुछ अवस्था फलन h है ना,
ठीक है ना, लौट करके h पे आ गया तो h माइनस h करके 0, इसका मतलब जितने भी अवस्था फलन है वो कॉन्डोट के लिए क्या हो जाएंगे हमारे पास 0 हो जाएंगे, अवस्था फलन सारे 0 रह जाएंगे। जबकि पाथ फंक्शन जो पथ पर निर्भर करते हैं, जो इस पथ या रिजल्ट पर निर्भर नहीं करते, वो पूरे पथ पर निर्भर करते हैं, वो कह जाएंगे हमारे पास क्या कहलाएंगे, पथ फलन कहलाएंगे, है ना। तो ये बात ध्यान रखने की चीज है कि कुछ फंक्शन जो है, जो स्टेप फंक्शन है वो तो अवस्था फलन है, वो तो 0 हो गए यहाँ पे, क्योंकि वहीं पे पहुंच गया, अवस्था में अपरिवर्तन है, अवस्था वहीं पहुंच गई, इसीलिए स्टेप फंक्शंस तो 0 रहेगा, लेकिन पथ फलन जो पथ पर निर्भर थे उनका हमें कुछ ना कुछ मान मिल जाएगा, है ना। अब देखो प्रीवियसली आप लोगों को मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ कुछ चीजें। सबसे पहला जो आप लोगों का फलन है, सबसे पहला जो आपका प्रोसेस हुआ वो क्या हुआ, सबसे पहला प्रोसेस हुआ है ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है ना। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए मैं आप लोगों को फॉर्मूला, कार्य की गणना मैंने आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में करवाई है, और मैंने आपको कार्य का सूत्र क्या बताया था उसके अंदर। इसके लिए कार्य क्या हो जाएगा W1, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने के लिए कार्य कितना हो जाएगा W2, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने के लिए कार्य हो जाएगा W3, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने के लिए हो जाएगा W4। तो मतलब इस संपूर्ण प्रोसेस में कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा, टोटल W बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 के बराबर हो जाएगा। W1 W2 प्लस W3 W4, मतलब जो इस संपूर्ण प्रक्रम में जो कार्य है वो इसके और इसके प्रोसेस के होने में, प्रक्रिया के होने में किए गए कार्य के जोड़ के बराबर हो जाएगा। मतलब W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो अब हमें क्या करना है पता है आपको, स्टेप वाइज सबके कार्य की गणना कर लो। मतलब इसका कार्य क्या होगा, इसका कार्य क्या होगा, इसका कार्य क्या होगा, इसका कार्य क्या होगा, ये अगर हमें पता लग जाए तो हम टोटल प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में किया गया कार्य की गणना हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो आपके पास प्रोसेस है वो है देखो, सबसे पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और मैं आपको प्रीवियस ये वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि समतापी प्रक्रम में प्रसार के लिए कार्य क्या होता है ना। तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है हमें, देखो मैं आपको बता दूं, R टेम्परेचर, RT लो टेम्परेचर यहाँ पे T1 है तो RT1, ठीक है। उसके बाद log E, बाद का जो आयतन है, बाद का आयतन क्या V2 है, तो बाद का आयतन V2 बटा पुराना आयतन V1, तो V1, ठीक है ना। तो ये हमें मिल जाएगा, इसके लिए कार्य तो हमें मिल जाएगा ये पहला कार्य। इस प्रक्रम के लिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए हमें कार्य मिलेगा RT1 log E V2 by V1 हमें मिल जाएगा। उसके बाद एडियाबेटिक एक्सपेंशन की जो बात चल रही है, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में हमें कार्य कितना मिलेगा, ध्यान रखना, NCV हमने बोला था, CV, देखो इसके लिए हमें Q बराबर मिल जाएगा डेल E प्लस W। रुद्रोष्म की बात चल रही है, मतलब Q बराबर 0, ठीक है। तो डेल E बराबर कितना हो जाएगा, डेल E, या फिर मैं कह दूं W बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस डेल E हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, माइनस डेल E मिल गया तो हमको पता है डेल E किसके बराबर होता है, NCV dt के बराबर होता है ना। तो ये कर दूंगी W बराबर माइनस NCV dt, तो CV dt कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 के बराबर मुझे मिल जाएगा, है ना। उसके बाद माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो W मुझे मिल जाएगा, W1 तो मेरे को मिल गया, ये W2 मुझे मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा माइनस CV T2 प्लस CV T1, या फिर मैं कह लूं, या फिर मैं इसे अगर उल्टा करके लिखना चाहूं तो मैं लिख दूं CV T1 माइनस T2 के बराबर मुझे W2 मिल जाएगा, है ना। W2 मुझे मिल जाएगा, ये T1 माइनस T2 के बराबर मुझे W2 मिल जाएगा। उसके बाद बात करती हूँ आइसोथर्मल कंप्रेशन की। मतलब आइसोथर्मल कंप्रेशन की जब बात आएगी ना, तो एक चीज ध्यान रखना, आगे माइनस साइन लग जाएगा। कंप्रेशन जस्ट एक्सपेंशन से, प्रसार से कंप्रेशन जस्ट क्या है, उल्टा चलता है, और चूंकि ये उल्टा चलता है तो हमारे क्या करते हैं, हम आगे माइनस लगा देते हैं, या फिर कह लो आपकी ऊर्जा का जो है, मतलब W जो है वो हमारे पास हो जाएगा RT2 log E V4 by V3, हमें यहाँ पर जो है वर्ग मिल जाएगा। देखो W जो है वो हमें मिल जाएगा W3, जो हमें मिल जाएगा R तापमान T2, ठीक है, log E नया V4 हो गया, तो V4 by V3, ठीक है ना।
ये तो हमें कार्य मिल गया, है ना। चूंकि अब क्या है, देखो यहाँ पर तो W था वो हमारे पास किसके बराबर मिल जाएगा, हमें Q के बराबर मिल जाएगा। आइसोथर्मल की बात की है हमने, देखो ध्यान से देखना। चलो छोड़िए, जो है कार्य हमें ये मिल जाएगा R(T2) log E, और नया आयतन है V4 तो V4 हो गया, और पुराना हो गया V3 तो हमें ये मिल जाएगा W3 बराबर हमें ये मिल जाएगा, है ना। चूंकि ऊष्मा इधर क्या होने लग जाएगी, कंप्रेशन में ऊष्मा मुक्त होती है, तो ऊष्मा हमें क्या मिलेगी, -Q2 हमें ऊष्मा मिलेगी, और यहाँ पे W बराबर मिलेगा Q1 ऊष्मा के बराबर हमें मिल जाएगा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी एडियाबैटिक कंप्रेशन की। अगर मैं बात करती हूँ तो W4 है वो मेरे पास बराबर हो जाएगा -ΔE के, जो कि बराबर हो जाएगा -CV(T2) सॉरी T1 T2 के बराबर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। जो कि W4 जो है वो फाइनली मुझे बराबर मिल जाएगा, वही रहने देते हैं -CV(T1 T2 के बराबर मुझे मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें संपूर्ण कार्य की गणना करनी है, तो चारों के कार्यों को मैं क्या करती हूँ, जोड़ देती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस पूरे प्रोसेस में होने वाला कार्य मुझे मिल जाएगा। तो कुछ भी नहीं किया है, क्या किया है वो ध्यान से देख लो। आप लोगों को मैंने कार्य की गणना सिखाई है ना। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको आइसोथर्मल प्रसार के लिए भी कार्य की गणना सिखाई है, और मैंने आप लोगों को आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए भी मैंने आप लोगों को कार्य की गणना सिखाई है ना। तो कार्य की गणना कर लेनी है। क्या करना है, सबसे पहले R लिख दिया, T1 तापमान पर तो T1 लिख दिया, log E लिख दिया, बाद का आयतन ऊपर लिख दिया, पुराना वाला आयतन पहले लिख दिया। ये इक्वेशन मिल गई W1 के लिए। फिर इसके बाद क्या होता है, W2 की बात करते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए। ये मिल जाएगा W बराबर -ΔE के बराबर मिल जाएगा। W बराबर हो जाएगा CV, मतलब माइनस का है तो CV dt होता है, तो dt हो जाएगा T2 - T1 के बराबर। ये रख दिया और ये हमें इक्वेशन मिल गई, ठीक है ना। उसके बाद इसके लिए भी यही किया है, R(T2) तापमान या T2 तापमान log E, पुराना वॉल्यूम है, नया वॉल्यूम है V4 ऊपर, पुराना है V3 नीचे लिख दिया, ये मिल गया। उसके बाद इसकी बात की जाए तो ये मिल गया। टोटल कार्य की गणना करने के लिए सारे के कार्यों को हम क्या करेंगे, जोड़ डालेंगे, फिर हमें टोटल कार्य हमें मिल जाएगा। देखो क्या करना है, देखो ये 4 इक्वेशन मिली थी, मैंने 4 ही लिख दी हूँ यहाँ फाइनल में, ठीक है। ये 4 इक्वेशन आप लोगों को मिली थी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन चारों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे W टोटल निकालने के लिए। तो W टोटल कितना हो जाएगा, इन चारों के जोड़ के बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 के बराबर हो जाएगा, और फिर फाइनल मिलेगा RT log E V2 बाय V1 हो गया, ठीक है। फिर ये लिख देंगे CV T1 - T2 हो गया, फिर इसको जोड़ देंगे प्लस RT2 log E V4 बाय V3 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला फोर्थ वाली वैल्यू ले ली, माइनस में है तो -CV T1 - T2 हो गया। देखो अब इस वाली मान से ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये एक दूसरे से कट सकते हैं, तो मैंने काट दिए इनको, ठीक है ना। बच कितना जाएगा हमारे पास, कुछ नहीं किया। चारों प्रोसेस के लिए हमने W के मान निकाल लिए, W के मान निकालने के बाद सारे मानों को जोड़ दिया है और कुछ नहीं किया है। देखो इसके बाद इनको जोड़ देंगे तो RT1 है, RT1 log E V2 बाय V1 प्लस RT2 log E V4 बाय V3, ठीक है। और WT हमें मिल गया, ये चीजें हमें मिल गई है ना। अब देखो हम आगे भी सॉल्व करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, देखो हम ना ये चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमने ना एक सिचुएशन हम पढ़ी थी कि हमारे पास क्या होता है, देखो हम रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए एक इक्वेशन हम पढ़ के आए हैं कि T2 बाय T1 बराबर होता है V2 बाय V3 गामा -1 के हमें बराबर मिलता है ना। रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो देखो हम लिखेंगे इस तरीके से, इसको तो यही रहने देते। देखो
देखो हमें चारों के वर्क को जोड़ने पर W टोटल हमें क्या मिलने वाला है, ये मिला है ना। W टोटल हमें मिला है RT1 log E V2 by V1 प्लस RT2 log E V4 by V3 हमें मिल गया है ना। और ऊष्माओं का अंतर Q1 ऊष्मा, देखो मैंने आपको बताया था कि Q1 ऊष्मा दी जा रही है, Q1 ऊष्मा दी जा रही है जो दो रूपों में काम आ रही है। किस किस के काम आ रही है, एक तो W में और एक Q2 में काम आ रही है ना। तो W में क्या लिख सकती हूँ, W बराबर हो जाएगा मेरे पास Q1 माइनस Q2 के बराबर हो जाएगा, वही लिखा है। W टोटल है वो Q1 माइनस Q2 के मुझे बराबर मिल गया है ना। उसके बाद देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम रुद्रोष्म प्रक्रम की जब बात करते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस की जब बात करते हैं, तो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, हमको बताया गया है, वो उसको पॉइजन्स इक्वेशन बोलते हैं। मैंने आपको नाम नहीं बताया था, लेकिन रुद्रोष्म गैस का प्रसार, एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ गैसेस में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि ये रुद्रोष्म प्रसार है, ये रुद्रोष्म संपीड़न है। तो इसके लिए अगर मैं लिखूं तो मैं लिख देती हूँ T2 बाय T1 है वो बराबर हो जाता है V2 बाय T3 के बराबर हो जाता है ना। या फिर मैं इसे कह सकती हूँ, देखो क्या हो रहा है, TV गामा माइनस 1 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मुझे क्या मिला है, स्थिरांक मिला है। इसका मतलब इन दोनों की जब मैं बात कर रही हूँ तो T1 V1 गामा माइनस 1 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मुझे मिलेगा T2 V4 गामा माइनस 1 के मुझे बराबर मिल जाएगा, है ना। इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे को ये चीज़ मिलेगी। देखो T1 तो T1 रहने दिया, T2 को मैं नीचे लेके आ गई, T2 आ गया, V4 ये रहा, V1 को नीचे ले जाऊंगी, V1 ये रहा गामा माइनस 1, है ना। अब देखो आप लोग देख सकते हो कि मैं अगर इसको उल्टा कर दूं, इस इक्वेशन को अगर मैं उल्टा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखना T2 बाय T1 जो है वो मुझे मिल जाएगा V1 बाय V4 गामा माइनस 1 के मुझे बराबर मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये कि मैं इसको सॉल्व आउट कर सकती हूँ, है ना, इन दोनों को मैं बराबर लिख सकती हूँ या फिर मैं इनको सॉल्व आउट कर सकती हूँ। तो इसकी जगह मैंने क्या किया, इसके मान को यहाँ लेके चली गई, तो मुझे फाइनल क्या मिलेगा, V1 बाय V4 जो है वो मुझे बराबर मिल जाएगा V2 बाय V3 के बराबर मुझे मिल जाएगा, है ना। उसके बाद मैं बात करती हूँ, देखो इसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैं यहाँ से नीचे लेके चली गई, ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो V3 बाय V4 जो है वो मुझे मिल जाएगा V2 बाय V1 के बराबर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, देखो हमारे पास V3 बाय V4 का मान है, तो अगर मैं एक काम करूँ, मैं इसको क्या कर सकती हूँ, मैं उल्टा कर दूँ, मतलब V4 बाय V3 का मान मुझे V1 बाय V2 मिल जाएगा, तो V4 बाय V3 जो है वो मुझे मिल जाएगा V1 बाय V2 के बराबर मुझे मिल जाएगा। तो V4 बाय V3 की जगह मैं यहाँ मान लिख सकती हूँ V1 बाय V2 मैंने लिख दिया, है ना। उसके बाद देखो ये कंक्लूजन हमें कहाँ से मिला है, रुद्रोष्म प्रक्रम का हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है, इस वाले के लिए अप्लाई किया तो ये मिल गया, इस वाले का अप्लाई किया तो ये मिल गया, इनको जो सॉल्व किया तो मुझे ये मिल गया, और इसको जब सॉल्व किया तो मुझे ये मिल गया। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या किया, बराबर रख दिया, इसको पहले इसमें कन्वर्ट किया, फिर इन दोनों इक्वेशंस को मैंने बराबर रख दिया, तो मुझे कंक्लूजन ये मिल गया है, V4 बाय V3 बराबर V1 बाय V2 मुझे कंक्लूजन मिल गया है ना। और इस कंक्लूजन को मैंने क्या किया, यहाँ पर रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखना देखो अगर मैं इसे भी इसकी जैसा करना चाहूँ तो मैं इसको उल्टा कर दूँ, V2 बाय V1 कर दूँ इसको मैं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, देखना RT1 log E V2 बाय V1 मिल गया, माइनस हमको पता है कि जब अगर उल्टा करते हैं तो हम माइनस लगा देते हैं, तो RT2 log E V2 ऊपर चला जाएगा, V1 नीचे आ जाएगा, V2 बाय V1 मुझे मिल गया, है ना। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मैं क्या करूंगी, R को कॉमन ले लूँ, ले लिया, log E को कॉमन ले लिया, V2 बाय V1 को कॉमन ले लिया, V2 बाय V1 को कॉमन ले लिया मैंने, है ना। अंदर क्या बच गया, T1 माइनस T2 मेरे पास बच गया, ये हमें मिल गया W टोटल, ठीक है ना, ये हमें W टोटल मिल गया, है ना। ये आपका फाइनल, आपको W टोटल का मान आपको ये मिल चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो
देखो उसके बाद मैंने आपको ना एफिशिएंसी बताई थी, किसी भी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी बताई थी, जिसको हम बोलते हैं नीटा। वर्क एफिशिएंसी बताई थी जिसको हमने कह दिया है नीटा, ठीक है ना। अगर मैं नीटा की बात कर रही हूँ, वर्क एफिशिएंसी नीटा की जब बात चल रही है ना, तो नीटा जो होता है वो हमारे पास क्या रहता है, W मतलब जो टोटल वर्क है वो बट्टा हम क्या करेंगे, टोटल वर्क में किसका भाग दे देंगे, जितनी ऊष्मा सिस्टम को दी गई है, मतलब Q1 ऊष्मा दी गई है तो उसका भाग दे देंगे। तो ये हमारे पास क्या मिल जाता है, इंजन की एफिशिएंसी हमें मिल जाती है। तो Q1 किसके बराबर था, देखो समतापी प्रक्रम की जब हमने बात की थी तो W जो था वो W1 जो था वो Q1 के बराबर हमें मिला था, है ना। और Q1 हमें मिला क्या था, देखना याद हो तो RT1 log E V2/V1 के बराबर हमें ये मिल गया था, है ना। तो इनके मानों को जब मैं यहाँ ले जाके रख दूँ, WT के मान को मैंने ये लिख दिया R log E V2/V1, ठीक है, V2/V1, और साथ में T1 माइनस T2 का मान मैंने रख दिया। उसके बाद W1 का मान मैंने या Q1 का मान मैंने ये रख दिया, W1 का मान मैंने लिख दिया RT1 log E V2/V1, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद हाँ आपको दिख रहा होगा R से R कट जाएगा, ठीक है, log V2/V1 से log V2/V1 कट जाएगा। तो फाइनल मुझे क्या मिलेगा कि T1 माइनस T2/T1 जो है वो मुझे किसके बराबर मिल जाएगा, नीटा के बराबर मिल जाएगा, वर्क एफिशिएंसी के मुझे बराबर मिल जाएगा। मतलब मैं लिख सकती हूँ कि नीटा बराबर है W टोटल बाय ऊष्मा जो दी गई है वो Q1 ऊष्मा, उसके बराबर है T1 माइनस T2/T1 के मुझे बराबर मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या बात है, इसके बाद हम कंडीशंस देख सकते हैं। देखो अब मैं वर्क एफिशिएंसी के बारे में 3 बातें कर सकती हूँ। देखो हमें नीटा जो है वो बराबर मिल चुका है, जो टोटल कार्य किया गया है वो और Q1 के बराबर मिल गया है ना। तो देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे T1 का मान अधिक होगा, अगर T1 ज़्यादा है T2 से, तो मुझे नीटा का मान क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा, अधिक मिलेगा, समझे आप लोग। और अगर W का मान ज़्यादा आता है और Q का मान कम आता है, मतलब W का मान अगर ज़्यादा मिलता है तो वर्क एफिशिएंसी हमें 50 ज़्यादा मिल जाएगी, और टोटल जो वर्क एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम आपको वर्क एफिशिएंसी 55% तक ही मिलेगी। उसके बाद देखो क्या होता है कि अगर आपके पास नीटा का मान 1 से कम है तो वो क्या कहलाता है, कम वर्क एफिशिएंसी कहलाती है। उसे हम क्या कह देते हैं कि भाई हमें कम मतलब मिल रही है रिजल्ट, ये 100% से कम वर्क एफिशिएंसी कहलाती है जब एक से कम होता है तो। और हम जानते हैं 1 से अधिक ऊष्मा इसका मान कभी होता नहीं है, और इसको हम बोलते हैं 100% वर्क एफिशिएंसी जब आपको इसका मान 1 से अधिक मिलता है। तो मतलब ये कि अगर आप ज़्यादा वर्क एफिशिएंसी चाहते हैं तो T2 का मान कम कर दीजिए, T2 का मान कम कर देंगे, और T1 का मान जब आप बढ़ा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें नीटा का मान इसका मान अधिक मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, ग्राफ याद रखना है। देखो सबसे पहली बात तो
कॉर्नोट में शुरू से बात करते हैं, कॉर्नोट में हुआ क्या था। कॉर्नोट में इन्होंने बात की थी एक ऐसे इंजन की, एक आदर्श इंजन के बनाने की जिसके लिए हमें ऊष्माओं के मान क्या मिलते हैं, कार्य का मान, यांत्रिक कार्य का मान अच्छा मिल जाता है, 100% मिल जाता है। फिर इन्होंने क्या किया, आदर्श कंडीशन ली। आदर्श कंडीशन क्या ली थी, एक सोर्स लिया था जो ऊर्जा देता रहता है, Q1 ऊष्मा देता रहता है, एक कार्यकारी पदार्थ है जिसको हमने रखा था, स्टैंड पे रख दिया था। उसके बाद एक सिंक रखा जाता है जो ऊष्मा को, Q2 ऊष्मा को लेने का काम करता है, W कार्य करता है, और ये Q1 ऊष्मा देने का काम करता है ना। उसके बाद आपको एक ग्राफ याद रखना है, इस तरीके से ग्राफ है, ठीक है। पहले जो देखना, पहले जो ये जो है ये रहता है, फिक्स रहता है। उसके बाद यहाँ से हमारे पास आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर आयतन यहाँ से और बढ़ता है, फिर आयतन कम होना शुरू हो जाता है, फिर बहुत कम होना शुरू हो जाता है। ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, समतापीय प्रसार। ये है हमारे पास एडियाबेटिक एक्सपेंशन, रुद्रोष्म प्रसार। ये है हमारे पास एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन मतलब रुद्रोष्म, यह है आइसोथर्मल कंप्रेशन मतलब समतापीय संपीड़न। उसके बाद ये है हमारे पास एडियाबेटिक कंप्रेशन या फिर रुद्रोष्म संपीड़न। इन चारों के क्या है, वर्क के मान याद कर लेने हैं। चारों के वर्क के मानों को याद करके हमको क्या करना है, उनको जोड़ लेना है, W टोटल आ जाएगा। W टोटल में हमने क्या किया, रुद्रोष्म वाला प्रकरण लगा के V4/V3 के मान को परिवर्तित कर दिया, और उसके बाद नीटा की वैल्यू निकाल दी। नीटा क्या होता है, टोटल जो कार्य किया गया है वो तथा ऊष्मा जो दी गई है वो, उनके अनुपात को हम नीटा बोलते हैं, जो कि T1 - T2 और V/V1 के बराबर होता है। अधिक वर्क एफिशिएंसी के लिए क्या चाहिए, तापमान का मान, T1 का मान क्या है, अधिक होना चाहिए, जबकि T2 का मान कम होना चाहिए। इससे हमें अधिक वर्क एफिशिएंसी मिलेगी। थैंक यू सो मच।